हाँ जी बच्चे, तो खोल लीजिए जल्दी से कॉपी किताबें, क्योंकि शुरू हो चुका है स्टडी और वो भी पैशन के साथ। आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हम करने वाले हैं मैथ स्टैंडर्ड सैंपल पेपर जो रिसेंटली सीबीएसई ने रिलीज किया है टर्म 2 के लिए, उसके सॉल्यूशंस को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सैंपल पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर जो मैथ स्टैंडर्ड के लिए है, वो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब आपको बच्चे यहाँ पर एक AP दी हुई है 6, 9, 12 और 15 सीरीज में, और इसके अंदर आपको A25 माइनस A15 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस AP के थ्रू हमें पता चल रहा है कि A इज इक्वल टू 6 दिया है। D निकालने के लिए आपने A2 में से A1 को माइनस किया, दैट इज 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब A25 हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 24D। तो 25 की वैल्यू हम निकालेंगे A प्लस 24D। A में वैल्यू पुटअप की 6 प्लस 24 और D में डाल दी वैल्यू D, दैट इज कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3। सो 24 इंटू 3 72, 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। हमारे पास A25 की वैल्यू आ गई 78। और अब हम निकालने वाले हैं A15 की वैल्यू। A15 का मतलब होता है A प्लस 14D। सो A में हमने वैल्यू पुटअप कर दी 6 और D में वैल्यू पुटअप करेंगे 3। 14 इंटू 3 विल बी 42, 42 प्लस 6 विल बी 48। अब आपके पास A25 और A15 दोनों की वैल्यू आई हो, और अब हमें सिंपल इसको करना है माइनस। सो A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 78 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 30, और 30 ही आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपको एक इंटरनल चॉइस भी दी गई थी, तो उसका if the 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term. क्वेश्चन ये है कि 7th टर्म का 7 टाइम इक्वल है 5th टर्म के 5th टाइम के इक्वल, सो हमें इसकी 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या था, 7 टाइम ऑफ 7 टर्म इक्वल टू 5 टाइम ऑफ 5th टर्म। सो A5 हमारा बन जाएगा A प्लस 4D, और A7 हमारा बन जाता है A प्लस 6D। सो एज पर द क्वेश्चन 7 टाइम ऑफ A7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A5। अब A7 का मतलब होता है A प्लस 6D। सो 7 ब्रैकेट A प्लस 6D इज इक्वल टू 5 टाइम्स, दैट इज 5 मल्टीप्लाई A5 हो जाता है हमारा A प्लस 4D। अब आप 7 से इस ब्रैकेट को और 5 से इस ब्रैकेट को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू A विल बी 7A, 7 इंटू 6 विल बी 7 इंटू 6 42D इज इक्वल टू 5 इंटू A 5A प्लस 5 इंटू 4 20D। अब हमने असेंबल करनी है वैल्यूज। A की टर्म को हम एक तरफ ले गए हैं और D वाली टर्म को आप अपने राइट साइड में ले आइए। सो 7A प्लस 5 इस साइड में आकर हो जाएगा माइनस 5A, 20D प्लस 42 यहाँ पर हो गया माइनस 42। अब आपने जब माइनस 42D में से 20D सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट माइनस 22D, और ये साइन हमने लगाया ग्रेटर नंबर का। 7A में से 5A लेस किया 2A, 2A इज इक्वल टू माइनस 22D, सो A विल बी माइनस 11D। आपके पास आ गई है यहाँ पर A की वैल्यू माइनस 11D। सो A12 इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी वो बन जाता है A प्लस 11D। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू माइनस 11D इन द इक्वेशन। अब A की वैल्यू जो आपने माइनस 11D निकाली है उसे हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो हमारा A12 बन जाता है A प्लस 11D। अब इस A में वैल्यू डाल दी माइनस 11D, तो हमारा आंसर बना माइनस 11D प्लस 11D। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो आंसर आया 0। इसका मतलब उस सीरीज की A12 टर्म होगी 0। इसी के स्टैंडर्ड सैंपल पेपर को देखकर एक बात तो पता चलती है बच्चे की, अगर सीबीएसई इस सैंपल पेपर के बेस पर हमें क्वेश्चन पेपर देगी एग्जाम में, तो पेपर बहुत ही बैलेंस होने वाला है। यानी कि उसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा टफ तरीके का नहीं होगा। हाँ, हमारे लिए स्मूथ सेलिंग हो जाएगी, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जिनकी न सिर्फ टेक्स्ट बुक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, बट जिनके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। सो कॉन्सेप्ट पर अभी से जोर देना शुरू कर दीजिए। वन आवर स्टडी आवर विद पैशन जरूर मेंटेन कीजिए। सो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 हैज 2 इक्वल रूट्स। आपको m की वैल्यू निकालनी है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स आपको दिए गए हो। तो जब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे पास d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो इस इक्वेशन में हम d इज इक्वल टू 0 पुट अप करने वाले हैं। हियर इट इज mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम
ax² + bx + c के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और उसको करने के लिए हमें mx को इस ब्रैकेट से करना होगा मल्टीप्लाई। सो mx को जब आप 5x से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 5mx² माइनस 6 को mx से मल्टीप्लाई किया -6mx + 9 = 0। अब आपके पास x² के लिए कोफिशिएंट m 5m है, x के लिए कोफिशिएंट -6m है और कांस्टेंट टर्म 9 है। क्योंकि उसने हमें 2 इक्वल रूट्स बोले हैं इसलिए d = 0 और d की वैल्यू होती है b² - 4ac = 0 हो गया। वैल्यू पुटअप करने वाले हैं, a और c की वैल्यू पुटअप कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास आ रही है -6 है, ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, -4, a की वैल्यू 5m और c की वैल्यू 9। सो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 36m² - 4 × 5 20 × 9 विल बी 180, m = 0। अब इसमें से जो कॉमन निकाल सकता है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 36m कॉमन निकला तो अंदर हमारा बचेगा m - 5 = 0। अब आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे 2 इक्वल रूट्स थे। एक आ रहा है 36m = 0, देयरफॉर m = 0। सेकंड हमारे पास आ रहा है m - 5 = 0, सो m = 5। m = 0 हमारी वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि उसने हमें बोला था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं। सो आप m = 0 को डिस्कार्ड कर देंगे और m = 5 आपका आंसर हुआ। सो m = 5 इज द आंसर। So question number 3 the sample paper में from a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle having center O with radius R. If OP is equal to 2R, find angle APB. What type of triangle is APB? अब ये क्वेश्चन बच्चे एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने जब सैम्पल पेपर्स देखना शुरू करोगे तो आप ये देखोगे कि हर दूसरे तीसरे सैम्पल पेपर में इस क्वेश्चन को आप जरूर पाओगे। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितनी बढ़ जाती है। तो सैम्पल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें फाइंड करना है इसके अंदर वैल्यू एंगल एपीबी की और फिर ये हमें बताना है कि इस ट्राइंगल जो एपीबी है किस टाइप का ट्राइंगल होगा। अब इसकी फिगर आपके पास यहाँ पर दी है जहाँ पर ये ओ ए आपकी रेडियस आर है, ओ पी ट्वाइस ऑफ आर है और आपको फाइंड करना है सबसे पहले एंगल एपीबी। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम उसको यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया, आपने यहाँ पर एंगल 1 को लेट इट बी थीटा, थीटा स्टैंड फॉर एनी एंगल। तो अब आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ओपी आपको दिया हुआ है 2r। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा, आपने इस एंगल 1 को थीटा एज्यूम कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था एंगल एपीबी, एपीबी राइट। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू लगेगी वो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमें गिवन क्या है। ए परपेंडिकुलर है और एपी, सो ऑब्वियसली ओपी जो है वो मेरा हाइपोटेनस हो गया, क्लियर। अब ये हाइपोटेनस आपके पास दिया हुआ है और साथ ही आपको दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर जो रेशियो हमारी लग जाएगी वो होगी साइन की। सो यहाँ पर हमारा बना ओ ए अपॉन ओपी इज इक्वल टू साइन थीटा। ओ ए की वैल्यू आपके पास आर गिवन है और ओपी की वैल्यू 2r गिवन है, आर से आर रिड्यूस हुआ तो आपके पास बचा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा में 1/2 इक्वल टू साइन 30, साइन से साइन आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। एंगल एपीबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब आप इसमें अपनी फिगर में देखिए एपीबी क्या है, इस एंगल 1 का ट्वाइस, क्यों, क्योंकि ओपी इस एंगल पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर मुझे एंगल एपीबी निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एंगल 1 का ट्वाइस कर देना चाहिए। सो एंगल एपीबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 1 हमने 30 निकाल लिया तो 30 का ट्वाइस हमारे पास आ गया 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास पीए और पीबी दो टेंजेंट्स हैं, क्योंकि ये दो टेंजेंट्स हैं इस वजह से हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल हो जाएगा इक्वल। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, दैट मीन्स हमारे पास जो एंगल इक्वल होकर आ रहा है वो हमारे ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। PAB is equal to angle PBA, reason angle opposite to equal sides are also equal. Since APB is equal to 60 डिग्री जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और बाकी दोनों एंगल इक्वल है, सो ऑब्वियसली एंगल PAB एंड एंगल PBA इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। भाई देखो 180 डिग्री सम ऑफ एंगल होता है, इसमें से एक एंगल आप ऑलरेडी 60 निकाल चुके हो, बचा 120 और बाकी दो एंगल्स के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया कि दोनों एंगल इक्वल हैं। सो अब 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 60 डिग्री। इसका मतलब ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री और जिस ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो वो वाला ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर फाइंड इट्स हाइट। आपको कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का दिया हुआ है, रेडियस दिया और आपसे हाइट पूछी गई है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द बेस इज 56 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है और फाइंड करना है हाइट ऑफ द कोन। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। सो कर्व सरफेस एरिया 12320 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हम डाले 22/7, आर हमें 56 गिवन है और स्लैंट हाइट दैट इज एल हमें फाइंड आउट करनी है। सो जो इधर कटिंग हो सकती है आप बिल्कुल कीजिए और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एल की, आप बिल्कुल कीजिए और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एल। सो एल इज इक्वल टू 12320 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 8 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट एल इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। एल आपके पास आ चुका है, रेडियस गिवन है तो हम एच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल आपने अभी निकाले 70, सो 70 स्क्वायर माइनस आर आपको दिया हुआ था 56 का स्क्वायर। हाँ, आप यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, तो वो आपका बन जाता ए प्लस बी ए माइनस बी। सो यहाँ पर अगर आप वो फॉर्मूला डाल दो तो आपका बनता 70 प्लस 56 और फिर ये बनता 70 माइनस 56 और उसके ऊपर आप लेते रूट, तो थोड़ा सा ये बड़ा बन जाता, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया। अब हमारे लिए यहाँ ये इजी बन रहा है कि 70 का स्क्वायर 4900 और 56 का स्क्वायर 3136 और दोनों को माइनस करेंगे यू विल गेट 1764 और 764 रूट है 42 सेंटीमीटर का, नहीं तो आप रूट्स निकाल के भी चेक कर सकते हैं ना। सो हाइट ऑफ द कोन इज 42 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टैटिस्टिक्स से सबसे पहले मॉड के बारे में क्वेश्चन पुट अप किया गया है। मॉड में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मॉड निकाल लेते हैं और एक दूसरा टाइप होता है जिसके अंदर मॉड हमें गिवन होता है और हमसे वो कोई फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये टाइप 2 हमें पूछा गया है, जिसके अंदर उसने ऑलरेडी मॉड दिया हुआ है और हमसे एक हिडन फ्रीक्वेंसी को पूछा गया। सो क्वेश्चन है, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। She calculated the model marks of the students of the class as 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. So यहाँ पर आपको marks obtain दिए 0, 20, 22, 40, 40, 60, 60, 80, 80 and 100 और number of students 5, 10 और ये है वो missing frequency जो आपको find करनी है 6, 3 other frequency है for class 6, 80 and 80, 100 के लिए और हमें यहाँ पर निकालनी है ये missing frequency जबकि आपको मॉडल यानी कि मॉड गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे देख लेते हैं फटाफट। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू बच्चों एल प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H और ये सारा का सारा होल ब्रैकेट में। अब ये सारा है क्या, व्हाट इज L स्टैंड फॉर, व्हाट इज F1 FO F2 स्टैंड फॉर। सो यहाँ मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए सब मेंशन किया है। O होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी आप उसको लेंगे। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से बिल्कुल नीचे नेक्स्ट जो होगी वो फ्रीक्वेंसी F2 होगी। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए FO F1 F2, यानी ये हमारी अगर मॉडल क्लास है तो उससे पहला F0 और उसके बाद में F2, राइट। सो H स्टैंड फॉर क्लास साइज ऑल्सो। तो अब अपने क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी होगी। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए आप अपना मॉड देखो, आपको मॉड दिया है यहाँ पर 45। अब आप चेक करो कि ये जो क्लास इंटरवल दिए हैं इसमें 45 कहाँ लाई करेगा। 20 40 में तो नहीं हो सकता क्योंकि 45 40 से अबव है। हाँ, ये 40 60 में लाई करेगा क्योंकि 45 40 और 60 की रेंज में आ जाते हैं, यानी 40 और 60 के बीच का एक नंबर 45 है ना, तो ये आपकी मॉडल क्लास है। और अगर ये मॉडल क्लास है तो ये 10 कितना है FO, ये क्या बन जाएगा F1। इसका मतलब जो हिडन फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल में क्या है F1 जो मुझे फाइंड करनी है और ये मेरी बन जाएगी F2। क्लियर, 0 1 2 ऐसे याद कर लो, 0 1 2, 1 मॉडल क्लास, 0 से पहले वाला, 2 उसके नेक्स्ट वाला। सो हमारे पास मॉडल क्लास आ चुकी है 40 to 60 जिसकी लोअर लिमिट 40 रहेगी। हाइट दैट इज द क्लास साइज, अगर आप 60 में से 40 माइनस करो तो 20। F0 अभी हमने देख लिया था 10 रहेगा। F1 हमें फाइंड करनी है, F2 6 है और मॉड हमारे पास 45 गिवन है। ये सारी वैल्यूज क्योंकि हमने फाइंड कर ली है, सो अब इसको जल्दी से हम अपने फॉर्मूला में पुट अप करने वाले हैं। सो विल गेट 45 दैट इज मॉड इज इक्वल टू लोअर लिमिट 40 प्लस F1 फाइंड करना है माइनस F0 10 था डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 10 माइनस F2 6 मल्टीप्लाई H दैट इज 20। सो प्लस 40 उस साइड में जाकर हो जाएगा माइनस और ये मल्टीप्लाई इस साइड में आकर हो गया डिवाइड। सो हमारे पास बना 45 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20 is equal to F1 minus 10 upon 2F1 minus 16।
शॉर्ट आउट कर रहे हैं, 45 में से 40 लेस किया 5 डिवाइडेड बाय 20, तो 5 1 5 डिवाइडेड बाय 20 विल बी 1/4 इज इक्वल टू f1 माइनस 10 अपॉन 2f1 माइनस 16। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगा 2f1 माइनस 16 इज इक्वल टू ये 4 इस साइड में आकर इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, सो 4f1 माइनस 4 इंटू 10 विल बी माइनस 40। अब आप f1 की टर्म एक तरफ करके कॉन्स्टेंट टर्म्स को अपने राइट साइड में ले जाइए, सो 4f1 प्लस 2f1 इस साइड में आकर माइनस 2f1 इज इक्वल टू माइनस 16 और ये माइनस 40 इधर आकर हो जाएगा प्लस 40। तो 40 में से 16 लेस किया 24, 4 में से 2 लेस किया 2f1, 2 से 24 को कट किया तो f1 आपके पास आ गई 12, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 12। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया गया है और क्वेश्चन है इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age, what is her present age। क्वेश्चन क्या है कि अगर रितु 5 ईयर यंगर होती यानी अपनी उम्र से 5 साल छोटी होती, जो वो एक्चुअल में आज है उसकी प्रेजेंट डे से, जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे अगर वो 5 साल छोटी होती तो स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, तो उसकी एज का स्क्वायर जब वो 5 साल छोटी होती यानी x माइनस 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11 मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज। सो जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें हम कितने ऐड कर देंगे 11, लेकिन उससे पहले एज को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। सो हमारी इक्वेशंस क्या सेटअप होंगी, प्रेजेंट एज हम असाइन कर लेते हैं x ईयर्स। सो एज पर क्वेश्चन उसने क्या बोला था, प्रेजेंट एज में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 11। x माइनस 5 होल स्क्वायर में हम वैल्यू पुटअप करने वाले फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा रहेगा x और b रहेगा 5। सो इसके अंदर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 11। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 विल बी 10x प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 5x प्लस 11। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x इस साइड में आकर हो रहा है माइनस 5x प्लस 25 और प्लस 11 इस साइड में होगा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब आपके राइट साइड में सिर्फ वैल्यू बची है 0। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो 10 एंड 5 विल बी माइनस 15x, 25 में से 11 लेस करें 14 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमें करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कि वो नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 14 आता हो और प्लस या माइनस करने पर माइनस 15 आता हो, और ऐसा एक नंबर सिर्फ और सिर्फ है 14 इंटू 1 दैट इज 14 एंड 1। जब हम इसको यूज करेंगे हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने निकालना है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से x कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा x माइनस 14। इसी तरह से माइनस एक्स और प्लस 14 में से हमने माइनस 1 कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, हमारे पास दो फैक्टर्स आए, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 14। लेकिन इसमें से x इज इक्वल टू 1 हम वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों करेंगे, कि हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था कि अगर ऋतु अपनी प्रेजेंट एज से 5 ईयर यंगर हो, यानी प्रेजेंट एज जो हमने x एज्यूम किया उससे 5 साल छोटी, पर अगर हम प्रेजेंट एज 1 मानते हैं तो इसमें से अगर 5 साल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव हो रहा है और एज कभी भी माइनस नहीं होती, यानी ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब बचा सेकंड आंसर x इज इक्वल टू 14। अब अगर आप 14 में से 5 माइनस कर देते हैं तो वो आंसर जो आएगा दैट इज 9, वो प्रेजेंट एज हो सकती है, इसलिए हमारा प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स, देयरफॉर ऋतु's प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स। इसी क्वेश्चन के में आपको एक और इंटरनल चॉइस मिली थी, यानी इंटरनल चॉइस तो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में आपको अच्छी खासी दे रखी है, तो उनका फायदा उठाना है, अपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप बेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आता हो आप एग्जाम में उसी को अटेम्प्ट कर सके। सो ये अगेन क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही दिया गया है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिले जो और जिसमें से एक आपकी इंटरनल चॉइस थी। में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास a की वैल्यू 9, b की वैल्यू माइनस 6p और c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले हम d निकाल लेंगे और d निकालने का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू डाल रहे हैं 9 और c की वैल्यू डाल रहे हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो माइनस 6p का होल स्क्वायर विल बी 36p स्क्वायर।
-4 इंटू 9 करेंगे दैट इज -36, -36 को मल्टीप्लाई किया पी स्क्वायर से तो हमारे पास आया -36 पी स्क्वायर। अब -4 इंटू 9 अगेन -36 और अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू स्क्वायर के साथ, तो ध्यान रखने वाली बात है माइनस माइनस हमारा हो जाता है +36 क्यू स्क्वायर प्लस 36 पी स्क्वायर -36 पी स्क्वायर हो गए कैंसिल, तो डी आपके पास आ गया 36 क्यू स्क्वायर। अब इस डी के थ्रू हम निकाल लेंगे रूट्स, इक्वल टू 36 क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया है और अब हम निकालते हैं अपने रूट्स। सो रूट निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आप डी भी लिख सकते हो और डी नहीं लिखना चाहते तो डी की जो वैल्यू होती है दैट इज b स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस क्लियर करके दिए। हमारे रूट निकालने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, b की वैल्यू डाल रहे हैं -6p और ये हमारा माइनस फार्मूले का प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अभी हम निकाल चुके हैं, जो वैल्यू हमारे पास आई थी 36 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर a की वैल्यू डाल दी 9, सो माइनस माइनस हो गया 6p। 36 क्यू स्क्वायर का रूट जब आप निकालेंगे तो 36 का रूट होता है 6 और क्यू स्क्वायर का रूट आया क्यू, सो 6p प्लस माइनस 6 क्यू डिवाइडेड बाई 18। इन तीनों में 6 कॉमन है, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया तो आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है p प्लस माइनस क्यू अपॉन 3। सो आपके पास आ गए दो रूट्स, ये प्लस माइनस का मतलब एक बार ये प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 3 और एक वैल्यू हो गई p माइनस क्यू बाई 3। सो आपके पास दो रूट्स आ गए, एक आया आपके पास p प्लस क्यू अपॉन 3 और एक रूट आपके पास है p माइनस क्यू अपॉन 3। और इसके साथ सेक्शन ए के आपके क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और अब शुरू करने वाले सेक्शन बी। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में होती है मीडियन निकालने से, और इस सैम्पल पेपर के अंदर अगर आप देखें तो मॉड, मीडियन और मीन तीनों ही हमसे पूछे गए हैं। सो स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरीके से हमें करना होगा क्योंकि इसमें से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं। So question number 7 है, following is the distribution of the long jump competition in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students and interpret the median also. So यहाँ पर 250 students हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें ये डाटाज दिए गए हैं और हमें इसके लिए निकालना है मीडियन डिस्टेंस और साथ ही इंटरप्रेट भी करना है उस आंसर को। सो जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा बच्चों तो याद रखना कि जब मीडियन निकालना है तो हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम CF कहते हैं वो फाइंड आउट करना भी जरूरी होता है। 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 और फ्रीक्वेंसी दी थी 40 80 62 38 और 30। इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमने सबसे पहले निकाला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF। अब इसको निकालने का तरीका, पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो आप सेम रिपीट कर दीजिए, अब इस फ्रीक्वेंसी में सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करके CF लिखते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 62 182, 182 प्लस 38 220, 220 प्लस 30 250। सो ये आपकी CF रेडी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, CF आपने करेक्ट फाइंड किया है तो याद रखना जितना यहाँ पर नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 250 उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे, वैसे एक्चुअली में ये हमारा n कहलाता है, तो जितना n आपको यहाँ दिया होगा आपके सबसे लास्ट में जो CF आया उसके इक्वल होता है ऑलवेज। क्लियर? अब मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। सो इस मीडियन में L n बाई 2 CF F और ये H क्या है, L is the lower limit of the median class, CF the cumulative frequency of the class preceding, यानी जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे और H होता है क्लास साइज। अब ये इज इक्वल टू 250 हमें गिवन है तो सबसे पहले हम n बाई 2 निकाल लेते हैं, 250 को 2 से डिवाइड किया 125, मीडियन क्लास हमारे पास 2 3 है। देखिए हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी, आपने n बाई 2 निकाला, 250 बाई 2 कितना होता है 125। अब ये वैल्यू आप चेक करेंगे अपने CF में कि वो कहाँ पर लाई करती है, ऑब्वियसली 125 इज 120 से तो ज़्यादा होगी, सो 120 से जस्ट नीचे हमारे पास 182 वैल्यू दी है, यानी इस 182 में ये 125 भी इंक्लूड होगा, राइट? इसलिए ये वाली क्लास 2 3 जो मेरे को जो हमें CI दिया है ये वाली हमारी होगी मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में 62 फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 लेंगे और इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारे को दी है 2, सो 2L F इज इक्वल टू 62, CF इज इक्वल टू 120 और n बाई 2 इज इक्वल टू 125 अब हम अपने फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं। इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट 125 दैट इज n बाई 2 माइनस CF
cumulative frequency of the preceding class divided by frequency of the median class multiply by h, यहाँ पर h हमारा 1 है। सो 125 में से 120 लेस किया 5/62, 5/62 मल्टीप्लाई 1 विल रिमेन 5/62 और इसमें प्लस कर देना है 2 जो हमारी लोअर लिमिट थी। अब आप इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 62 इज इक्वल टू 124 + 5 डिवाइडेड बाय 62। सो 124 + 5 विल बी 129/62। सो मीडियन का आपके पास आंसर आ जाता है 25/62 मीटर। सो ये जो मीडियन है मैंने इसे फ्रैक्शन में छोड़ा है, आप चाहे तो इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। सो इस मीडियन के आंसर को आप इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि आपके पास ये 2 होल नंबर आया है और होल नंबर से बाकी जो बचा हुआ आपके पास फ्रैक्शन है। सो ये ऑब्वियसली 2 से ज्यादा है। इसका मतलब 50% स्टूडेंट्स जो होंगे वो तो जंप करेंगे बिलो इस गिवन मीडियन वैल्यू के, और जो 50% होंगे वो इससे ज्यादा यानी इस हाइट से ज्यादा डिस्टेंस को जंप करके कवर करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। 50% स्टूडेंट जंप्ड बिलो 2 5/62 मीटर वेयर एज 50% अबव इट। जो सैंपल पेपर में है वो हमें कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हम दिया गया है और क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो हमें इसके लिए 2 टेंजेंट्स बनानी है इस तरीके की कि वो आपस में इंक्लाइंड हो 60 डिग्री पे, यानी पी और पी के बीच में जो एंगल हो वो 60 डिग्री होना चाहिए। सो इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप एक कन्वीनियंट रेडियस का जो उसने हमें मेंशन है 4 सेंटीमीटर की एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर OA ड्रॉ कर देंगे विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली ड्रॉ OB विच इज अगेन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब करना क्या है, आपको 60 डिग्री इंक्लाइन के ऊपर टेंजेंट्स बनानी है तो आप सेंटर पर बनाइए 120 डिग्री का एंगल, जो भी गिवन है उसका ट्वाइस कर दीजिए, ये ध्यान रखना है। क्लियर? सो ये मैंने बना दिया 120 का एंगल। अब आपने इसको आगे प्रोसीड किया तो ज्वाइन कर दिया OB और यहाँ पर हमारे पास OA तो दिया ही हुआ था रेडियस। सो B पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि OB इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। सो B पर 90 डिग्री एंगल बना दीजिए। इसी तरीके से A के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में पॉइंट P पर कट करेंगे। और अब अगर आप मेजर करें तो PB और PA के बीच का ये एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा 60 डिग्री। कब आएगा? जब यहाँ पर आप इस 60 का डबल ड्रॉ कर देंगे। 9 जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इस सैंपल पेपर में मीन, मीडियन, मॉड हमसे तीनों पूछे गए हैं और अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में मीन। और जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है बच्चे, हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, हमें बाकी जो 2 अर्लियर हम मेथड यूज़ करते थे वो यूज़ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को भी हमने डायरेक्ट मेथड से ही किया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। आपको इसके अंदर निकालना है मीन। आपको रन स्कोर यानी कि CI दिया 0, 40, 40, 80, 80, 120, 120, 160, 160, 200 और फ्रीक्वेंसी दी है 12, 20, 35, 30, 23। मेरे पास यहाँ CI नोट कर लिया 0, 40, 40, 80, 80, 120, 120, 160, 160, 200। इसी तरीके से अब आपने इस CI से क्या निकालना है? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो आप क्या करेंगे कि इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और आंसर को 2 से डिवाइड करके इस क्लास मार्क को नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 + 40, 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 20, 40 + 80 इज इक्वल टू 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 60, 80 + 120, 200, 200 divided by 2 will be 100, 120 + 160 is equal to 280 divided by 2, 140, 160 + 200 is equal to 360 divided by 2, 180। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सो अब हम निकालेंगे XI into FI by multiplying XI into FI। सो XI FI हमारा बन जाएगा 20 into 12, 240, 60 into 20, 1200, 100 into 35, 3500, 140 into 30, 4200 and 180 into 23 is equal to 4140। सो अब आपको निकाल लेना है अपना XI FI, दैट इज सम ऑफ द XI एंड FI। सो सम को निकालने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल सिग्मा का। सिग्मा मीन्स सम। सो सिग्मा XI FI हमारा बन जाएगा इन सब नंबर्स का प्लस, जो आपको आ जाएगा 13280। साइड बाय साइड हम निकालेंगे सिग्मा FI, यानी सिग्मा FI का मतलब ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी थी आप उसका भी टोटल कर लेंगे, जो बनता है हमारा 120। मीन का फार्मूला हमारा है सिग्मा XI FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो सिग्मा XI FI आपके पास आया था 13280, डिवाइड करेंगे सिग्मा FI जो हमारे पास वैल्यू है 120। सो जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 110.67। सो 110.67 हमारा है मीन। Therefore mean is equal to 110.67।
क्वेश्चन में हमें एक इंटरनल चॉइस भी दी गई थी, तो क्वेश्चन हमारे पास इस इंटरनल चॉइस का था और ये जो चॉइस आपको मिली है वो आपको मिली सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। सो क्वेश्चन था, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बाय टेकिंग √3 इज इक्वल टू 1.73। सो क्वेश्चन आपके पास ये था कि कोई बॉय है 1.7 मीटर जिसकी हाइट है, वो खड़ा है एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर जो किसी बिल्डिंग से 50 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अब आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये बिल्डिंग बना दी, ये बॉय है। अगर ये 1.7 है तो बच्चे ऑब्वियसली ई बी का डिस्टेंस भी 1.7 ही होगा। हमने ए ई को असाइन कर ली वैल्यू x। अब जब हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है तो हम करेंगे क्या कि x निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें ये 1.7 ऐड कर देंगे। सो हमें ये ए बी जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है हमें इजिली फाइंड आउट हो जाएगी। लेट सी डी बी द बॉय ऑफ हाइट 1.7 मीटर। हमने एज्यूम किया कि ये वो बॉय है जिसकी हाइट हमें 1.7 मीटर गिवन है। लेट द बिल्डिंग ए बी इज ऑफ हाइट h मीटर और बिल्डिंग की इस हाइट को हमने असाइन कर लिया h मीटर, वेयर h इज इक्वल टू x प्लस 1.7 मीटर। तो जब हम करेंगे क्या, x निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम 1.7 को एड ऑन कर देंगे। सबसे पहले आप अपने ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल AED आपके पास AE गिवन है और ED गिवन है। ये बेस किसके इक्वल है, DE किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के। रीजन क्या रहेगा कि ये दो आपके वर्टिकल्स हैं। अगर ये वर्टिकल कॉलम टाइप है तो ऑब्वियसली ईच एंगल इज इक्वल टू 90। क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री, तो ये फिगर देखने से भी आपको एक रेक्टेंगल लग रही है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए अगर ये 50 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी हो गया हमारा 50 डिग्री। सो अब आपके पास ये परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो आप 10 की वैल्यू उसमें इजीली लगा सकते हो। एंगल AED, AE अपॉन DE इज इक्वल टू 1060। AE हमने x एज्यूम किया था, DE हमारे पास 50 है और 1060 की वैल्यू √3। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट x इज इक्वल टू 50 √3। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें निकालनी थी जिसके लिए हमने माना था कि h इज इक्वल टू हमारा होगा प्लस 1.7। सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50 √3, उसमें हम ऐड करने वाले 1.7। तो h इज इक्वल टू 50 √3 प्लस 1.7। √3 की जो गिवन वैल्यू है 1.73 यहाँ पर हम पुट करेंगे। सो 50 मल्टीप्लाई 1.73 विल गेट 86.50। अब इसमें ये 1.7 ऐड कर देंगे, विल गेट 88.2। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 88.2 मीटर। नंबर 10 भी बचे हमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही गिवन है और क्वेश्चन है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दो पोल्स आपको दिए हुए होंगे और दोनों पोल्स आपस में 20 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। सो क्वेश्चन क्या है, इसकी फिगर देखते हैं। बस दो पोल्स दिए गए हैं लेकिन इन पोल्स की हाइट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए एक पोल को मैंने दूसरे पोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा बनाया, राइट। अब इस छोटे वाले पोल से जो फुट है बड़े वाले पोल का, उस पर एंगल इंक्लाइंड हो रहा है 30 डिग्री और बड़े वाले पोल से छोटे वाले पोल के फुट पर एंगल इंक्लाइंड हो रहा है 60 डिग्री का। और इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें 20 मीटर के दिया है और पूछा है x और y की वैल्यू। दोनों पोल्स की जो हाइट है उसका डिफरेंस क्या होगा। So let the height of the first pole AB is x meter, the height of the second pole CD is y meter. हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस y, बड़े में से छोटे वाले पोल की हाइट को माइनस करना है। सो दो ट्राइंगल हमारे पास है, इन ट्राइंगल DCB और एक ट्राइंगल हम ले लेंगे ABC। तो सबसे पहले बात करें ट्राइंगल DCB से। DCB DC अपॉन BC इज इक्वल टू 1030। DC की वैल्यू हमने असाइन किया है y और BC आपको दिया 20 इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट √3 y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 20 √3। क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 हम नहीं रखेंगे तो सेम टाइम बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। सो y इज इक्वल टू 20 √3/3 मीटर आपका आंसर होगा। अब अपने दूसरे ट्राइंगल में जाता है BC में, तो यहाँ हमारी वैल्यू बनेगी AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1060। सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1060, x अपॉन 20 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो x इज इक्वल टू 20 √3 हमारी वैल्यू आ गई। आपके पास x आ चुका है, आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है और अब आपको निकालना है x माइनस y। सो x माइनस y इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 √3 अपॉन 3। 20 √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 20 विल बी 60 √3 माइनस 20 √3। 60 में से 20 लेस किया तो 40 √3 अपॉन 3 हमारे पास आ गई वैल्यू। अब √3 में वैल्यू डाली 1.73 डिवाइडेड बाय 3, तो 40 इंटू 1.73 इज इक्वल टू 69.20 डिवाइडेड बाय 3 और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 23.06 मीटर। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 23.06 मीटर।
क्वेश्चन 10 के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सेक्शन सी का सबसे पहला वाला क्वेश्चन बनता है, ऑब्जर्वेशन से पूछा गया है। और क्वेश्चन है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ spherical shell are 3 cm and 5 cm. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder, also find the total surface area of the cylinder. So क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, spherical shell है जिसे मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है। जब भी हमारे क्वेश्चन में मेल्ट वर्ड दिया या रिकास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। ये चीज याद रखनी है। सो इस हमारे को वॉल्यूम दी हुई है और उसके थ्रू हमें फाइंड करना होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल आपको गिवन है। इस स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना है जिसका डायमीटर गिवन है। सो इस सिलेंडर की हमें सबसे पहले निकालनी है हाइट। आउटर रेडियस जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। इनर रेडियस जिसे हम स्मॉल आर से शो करेंगे 3 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। सो रेडियस हमारा बन जाएगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है, सो जितना स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम होगा उतना ही सिलेंडर का वॉल्यूम भी होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब स्फेरिकल शेल यानी स्फेयर का वॉल्यूम फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस भी दिए हैं, सो यहाँ पर हम एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस को भी डालेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। सो फॉर्मूला हमारा बन जाता है पाई आर क्यूब दैट इज कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला हमने सिलेंडर का डाल कर रखा है पाई आर स्क्वायर। एट सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया। सो साइड बाय साइड वैल्यू पुटअप भी कर दी। सो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो चुका है। कैपिटल आर दैट इज योर आउटर रेडियस 5 क्यूब माइनस इनर रेडियस 3 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने डाल दिया रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर जो हमें दिया हुआ था 7। सो 7 स्क्वायर और एच आपको निकालनी है। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, इन दोनों को माइनस के यू विल गेट 98। सो 4/3 इंटू 98 ये मल्टीप्लाई 49 इस साइड में आकर हो गया डिवाइड। और जब आपने इक्वेशन सॉल्व की तो हाइट इज इक्वल टू 8/3 मीटर आपका हो गया आंसर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। गिवन वैल्यूज हम इसमें पुटअप कर देंगे 2 इंटू 22/7। रेडियस हमें दिया 7। एच आपने अभी ऊपर निकाली है 3, सो एच यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे 8/3 और रेडियस हमें दिया 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 विल बी 44। 8 3 7 are 21, so 21 और 8 is equal to 29. So 44 into 29 divided by 3. अब आप जब 44 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1276 डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारा आंसर है 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें सर्कल से पूछा गया जिसके अंदर आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पिक कर लिया गया है। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन पूछा गया। सो क्वेश्चन ये है जो हमारी एनसीईआरटी का भी है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी सम ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 हमें प्रूफ करना है। ये होगा कैसे? बहुत सिंपल सम होगा। देखो ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी, राइट? सो एंगल 2 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी, सो बी एंगल दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू बी हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, आप चाहे तो इसको एंगल को लेबल भी करके यूज कर सकते हैं, लाइक एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पर वो मुझे लगता है कि कई बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो नंबरिंग के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपको करना क्या, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में ओ बी परपेंडिकुलर बी पी लिख सकता है, तो आप अगर नंबरिंग के थ्रू भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। OA perpendicular AP, so angle 2 is equal to 90 degree. Reason, angle between tangents and radius through the point of contact is 90 degree. आप चाहते हैं सीधा सीधा स्ट्रेट अवे OA perpendicular AP से भी काम चला सकते हैं। OB perpendicular BP, so एंगल 90 डिग्री आ गया। अब डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों एंगल निकालने हैं। ध्यान से देखें तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है और जिसमें सम ऑफ एंगल हमारा कितना होता है 360। अब 364 एंगल का सम है, जिनमें से दो एंगल ऑलरेडी कितने बन गए 90 प्लस 90 दैट इज 180, और 360 में से 180 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली जो आएगा आंसर वो इन दोनों का सम होगा और यही हमें निकालना होगा।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री. OAPB is a quadrilateral. Angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 360 degree. एंगल 1 और 2 ऑलरेडी हम 90 प्रूव कर चुके हैं. सो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये दोनों प्लस उस साइड में आकर हो गए माइनस. सो एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 180. सो आपका आंसर आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. आप चाहे तो उसको एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 भी लिख सकते हैं. के साथ एक और इंटरनल चॉइस हमें दी गई है और वो इंटरनल चॉइस हमारे पास है अगेन सर्कल से ही है और ये आपकी NCERT का एग्जाम्पल है. और बच्चों इस क्वेश्चन को तो अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब सैम्पल पेपर रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है. सो क्वेश्चन है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T और हमें प्रूव करना है एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. तो यहाँ मुझे बेसिकली प्रूव क्या करना है और क्या गिवन है. गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, PT एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल वेयर PQ आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट. प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2. ये मुझे प्रूव करना है. अगेन आप चाहे तो इस क्वेश्चन को लेबल करके भी कर सकते हैं, लाइक टू प्रूव एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. लेकिन मुझे लगता है कि वो अगेन मुश्किल होता है, तो नंबरिंग से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है. सो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2. राइट, अब प्रूफ करते हैं. OP परपेंडिकुलर PT, ये परपेंडिकुलर है TP पर. सो ऑब्वियसली ये एंगल दैट इज एंगल 2 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. सो यहाँ हमने लिख लिया OP परपेंडिकुलर TP. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेम टाइम पर हम यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसके लिए प्लस 2 इस साइड में आकर हो जाएगा माइनस. तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90. सो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2. अब क्योंकि TP और TQ इक्वल है, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब एंगल 3 हो गया एंगल 4 के इक्वल. TP इज इक्वल टू TQ, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब ले लेते हैं हम अपना ट्राइंगल TPQ. सो इस ट्रायंगल TPQ में हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 के इक्वल हो जाएगा. 3 सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल 1 प्लस, क्योंकि 4 मेरे एंगल इक्वल है तो मैं 4 को रिप्लेस कर रही हूँ 3 से. सो एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आपने ऑलरेडी एंगल 3 की वैल्यू निकाली हुई है. 3 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है 90 माइनस एंगल 2. तो इस वैल्यू को हम अपनी इस गिवन वैल्यू में पुट अप करने वाले हैं. सो एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 की वैल्यू 90 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. 2 से जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो 90 इंटू 2 विल बी 180. और एंगल 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2. 180 से 180 कैंसिल हुआ, माइनस 2 साइड में आकर हो गया प्लस. सो मेरा आंसर है एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2. इसके साथ इक्वेशंस आपकी कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस सैम्पल पेपर की जो केस स्टडी है उसको सॉल्व करेंगे. और उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो नेक्स्ट वीडियो में इस स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर की करेंगे केस स्टडीज. थैंक यू.